नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। इस सेशन में हम लोग समझेंगे, ये जो अपना सेशन है ये मेन सेशन है अपनी सेंसस का। इसको आप अच्छे से देख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि परिवार क्या है, परिवार का मुखिया कौन है, किसको आप परिसर कहेंगे। इन सारी चीज़ों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा जो सेशन का ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या रहेगा। तो हम समझेंगे मकान सूचीकरण, कैसे उसके नियम हैं, किस बेसिस पे हम करेंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि भवन परिसर और मकान में सटीक अंतर क्या होगा। अगर ये सारी चीज़ें आप जान जाते हैं तो फील्ड में आप इम्पावर्ड हो जाएंगे, आपका काम जो है वो गलत नहीं होगा, ईजिली आप काम को टैकल कर पाएंगे। अब बात करते हैं रोड मैप क्या होगा। रोड मैप सिंपल है, पहले जो HLB मिलेगा उसको समझेंगे, फिर फील्ड में जाएंगे, फील्ड में जाकर प्रेमाइसेस डिफाइन करेंगे, प्रेमाइसेस डिफाइन करके क्या बिल्डिंग है इसको डिफाइन करेंगे, बिल्डिंग डिफाइन करने के बाद जो जनगणना मकान है उसको हम डिफाइन करेंगे। याद रखिए यहाँ तक बिल्डिंग तक जो है हमारा नजरी नक्शा बन जाएगा, बिकॉज तभी हम नजरी नक्शा में बिल्डिंग दिखाएंगे और बिल्डिंग दिखाने के बाद ही हम सेंसस हाउस को डिफाइन कर पाएंगे। इसके बाद हम परिवार की गणना करेंगे, भाई उसमें परिवार है कि नहीं, इसको डिफाइन करेंगे, क्या परिवार होता है, परिवार के प्रकार क्या हैं, कौन मुखिया होगा, किस व्यक्ति को हमको सेंसस हाउस में रखना है, मतलब इस जनगणना में जो फर्स्ट फेज का जनगणना है किस व्यक्ति को उसमें काउंट करना है, किस व्यक्ति को काउंट नहीं करना है। नंबरिंग क्या होगा लास्ट, कि हम कैसे नंबर देंगे, ये सारी चीज़ें इस सेशन में हम लोग सीखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले बात से कि इकाइयाँ क्या हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें ऊपर से नीचे तक कौन आपको हैंडल कर रहा है, कौन आपको गाइड कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे देश के लेवल पे कुछ ऑफिसर्स हैं, राज्य के लेवल पे कुछ ऑफिसर्स हैं, जिले के लेवल पे कुछ ऑफिसर्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट पे कुछ ऑफिसर्स हैं, विलेज वार्ड लेवल्स पे कुछ ऑफिसर्स हैं, जिसमें एक है इन्यूमरेटर और एक है सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र साहब इनको गाइड करेंगे, सुपरवाइज़र साहब को चार्ज अधिकारी गाइड करेंगे। एक्चुअली में स्टार तो ये हैं, और ऑन फील्ड स्टार बात की जाए तो इन्यूमरेटर साहब जो प्रगणक हैं वो स्टार हैं, यानी जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं या देख रहे हैं वो स्टार हैं। HLB मकान सूचीकरण ब्लॉक, ये हमको मिलेगा, सबसे छोटी इकाई अपनी HLB है जो प्रगणक साहब को मिलेगा, ये तो क्लियर होगा। चलिए अब बात करते हैं कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है क्या। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप लोगों ने गूगल मैप बहुत यूज़ किया होगा, वहाँ पे हम लोग जब खोलते हैं तो एक सैटेलाइट ऑप्शन होता है, तो उस सैटेलाइट में हमको ग्रीन 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 टाइप का दिखता है, ठीक है। उसी ग्रीन सीट टाइप का एक एरिया आपको मिल जाएगा कि फलाना एरिया इज़ योर HLB मैप, इस क्षेत्र में आपको काम करना है, ठीक है। तो जो प्रगणक हैं उनको एक विशेष क्षेत्र जो कि सरकार देगी, जिसमें उनको जितने भी घर हैं उसको काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ देख सकते हैं ये एक क्षेत्र इसको मिल गया है, वार्ड डिफाइन नहीं है, जरूरी नहीं है कि वार्ड ही मिले, हो सकता है एक वार्ड में 2 HLB, 2 वार्ड में 1 HLB, ये पॉसिबल है। तो वार्ड के बेसिस पे ही सिर्फ आप काम नहीं करेंगे कि भैया जो वार्ड होगा उसमें हम HLB काट लेंगे, समझिएगा 19-20 उसमें हो सकता है, ठीक है। तो पहला कदम प्रगणक साहब का क्या होगा कि सुपरवाइजर साहब को लेंगे और अपने जो HLB मिला है उस क्षेत्र में जाएंगे और बाउंड्री पहले निर्माण करेंगे कि मेरा ये बाउंड्री है। यहाँ पे सुपरवाइजर साहब आपका मदद करेंगे, यानी कि जो भी आपका HLB है उसका सीमा निर्धारण, उसकी चौहद्दी निर्धारण में सुपरवाइजर साहब आपका मदद करेंगे। लक्ष्य क्या होगा, तो जो नक्शा आपको मिला है, जो HLB आपको मिला है और उसको मिलाना, और जो बिखरा हुआ बस्ती है उसको भी पहचानना। यानी कि हो सकता है कि मान लीजिए आपको एक नक्शा मिला, बहुत सारे घर इसमें कभी इधर हैं, कहीं इधर हैं, कहीं इधर हैं, कहीं इधर हैं, तो वो कहाँ कहाँ आपके इस HLB में हैं उन सबको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि गूगल मैप में वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, ऑन फील्ड पे जाने के बाद वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपको सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है। मान लीजिए आप फील्ड में गए, फील्ड में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहली बात, एक घर को 2 बार नहीं गिनेंगे। मान लीजिए ये आपका HLB है, ये आपके साथी प्रगणक का HLB है, इनका है 55, आपका है 54। सपोज 54 के बॉर्डर पे एक घर था, इनको लगा कि ये घर मेरे में नहीं है, 55 वाले को लगा कि ये मेरे में नहीं, दोनों कन्फ्यूज। यहाँ पे सुपरवाइजर साहब आएंगे और बताएंगे कि भाई वो घर किसके में है। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मिस नहीं करना है हमको, समझिएगा। अगर ये भी छोड़ दिए, ये भी छोड़ दिए तो मिस हो गया।
सेकेंड केस कि ओवर काउंटिंग नहीं करनी है, ओवरलैप नहीं होगा, डबल काउंटिंग नहीं होगा, 54 वाले भी गिन लिए, 55 वाले भी गिन लिए, तो इसीलिए सीमा निर्धारण बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे सुपरवाइजर पर्यवेक्षक जो है वो काम करेंगे। गोल्डन रूल अपना क्या है कि भैया HLB के अंदर कोई भी ढांचा आएगा हम लोग उसको काउंट करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का ढांचा हो, वी विल काउंट दैट होम और स्ट्रक्चर। मेरे HLB में आया मतलब वो गिना जाएगा। अब बात कर लेते हैं, एक मिनट, परिसर क्या होता है, व्हाट इज प्रीमाइसेस, परिसर क्या है, परिसर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, परिसर के लिए दीवार या बाउंड्री होने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक ज़मीन का टुकड़ा है, उस पे आपका घर बना हुआ है, उसके आसपास का यानी आपके घर में, जैसे मान लीजिए होता है ना, कहते हैं कि ये मेरा घर है और इससे जुड़ा इतना वाला ज़मीन जो है वो मेरा है, तो दिस विल बी द परिसर फॉर डैट, दिस विल बी द प्रीमाइसेस फॉर डैट स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, उस स्ट्रक्चर उस घर के लिए ये प्रीमाइसेस होगा। यानी दीवार से नहीं, उपयोग की जगह से बनता है परिसर, यानी कि उस घर में के, जैसे कोई घर है उसके अंदर में कितना उपयोग है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखें वो परिसर बनाता है। जैसे अगले स्लाइड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि एक 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 दीवार के साथ घर है, यानी कि दीवार के साथ घर है तो ये परिसर हुआ। यहाँ ओपन है तो ये भी परिसर हुआ। यहाँ पेड़ और झाड़ियों के द्वारा घेरा गया हुआ है तो ये भी परिसर हुआ। यानी सिंपल सी बात है, आँख आपका खुला हुआ होना चाहिए और देखना होगा कि कौन सा परिसर है, हमको सिर्फ उसके उपयोग से मतलब है, उस घर के आसपास का क्षेत्र, दीवार से मतलब नहीं है कि दीवार होगा तभी वो परिसर होगा। अगला बात, भवन का शारीरिक रचना, जैसे कि आपके बॉडी के ऊपर हाड़ मांस है तो बताएंगे ना कि भाई हाड़ मांस ऐसे दिखता है तो वो शरीर है ना, वैसे ही जो भवन होगा उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो 4 दीवार, 1 छत यानी रूफ, 4 वॉल, 1 रूफ और 1 दरवाज़ा, है ना। मिनिमम 1 दरवाज़ा तो होना चाहिए, मतलब एंट्री होनी चाहिए। यानी कि छत होगा, दीवारें होंगी, दरवाज़ा होगा तो रहने का, जाहिर सी बात है कि रहने के लिए एक्सेस हो जाएगा। अब वो घर कैसा भी हो सकता है, घास का, फूस का, मतलब कैसा भी, पक्का का, इवन टेंट है अगर इस टाइप का, और यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं तो उसको हम लोग काउंट करेंगे। समझिएगा, मिनिमम इंडिया में 6 मंथ का एक रूल चलता है कि 6 मंथ विल बी द कैरी, कि हाँ अगर 6 महीने से कोई कहीं पे रह रहा है तो वो निवासी जनरली माना जाता है कि हाँ वो रह रहा है वहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि बंजारे लोग घूम रहे हैं और वो टेंट हला दिए तो आप उसकी काउंटिंग करने लगेगा, अरे वो आज यहाँ है 10 दिन के बाद कहीं और होंगे, तो उनकी काउंटिंग इसमें नहीं करनी है। उनको हम बेघर घर वाले रूल में डालेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे बेघर परिवार क्या होता है। तो आई थिंक भवन का जो शारीरिक रचना है उसको आप समझ गए हैं कि भवन किसको हम कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, भवन किसको कहेंगे, 4 दीवार, 1 छत और दरवाज़ा, सिंपल सा रूल। कोई इसमें आपको सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब मिल जाएगा। भवन का उपयोग, जाहिर सी बात है कि भवन होगा तो उसका उपयोग होगा, तो या तो रहने के लिए, या हो सकता है दुकान होगा, या हो सकता है रहना और दुकान, या फिर रहना या हॉस्पिटल, कुछ भी हो सकता है, मिक्स यूज हो रहा होगा, या हो सकता है खाली हो। यही 4 उपयोग भवन के हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, क्या बताइएगा इसमें से कौन सा भवन है। जैसे ये गगनचुंबी इमारत आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दुकान का शेड दिख रहा है, झोपड़ी है, और यहाँ धार्मिक स्थल है। अब इसमें आपको समझने वाली बात ये है, क्लियर समझिएगा इस चीज़ को, कि भवन का हमारे रूल क्या था, 4 दीवार, 1 छत, 4 वॉल, 1 रूफ और 1 दरवाज़ा, 1 डोर। अब इस गगनचुंबी इमारत में ये सारा चीज़ है तो ये भवन होगा, यस। यहाँ दुकान का शेड गिरा दिया, 1 दरवाज़ा इसके पास है, ऊपर छत है और साइड में वॉल्स भी हैं, तो ये भी भवन होगा, यस। कोई भी धार्मिक स्थल होगा उसके पास दीवार, छत, दरवाज़ा है, यस। झोपड़ी, दीवार, छत, दरवाज़ा है, यस। यानी एनी मटेरियल अगर उसके पास दीवार, छत और दरवाज़ा है तो वो भवन का कैटेगरी में आएगा। अब बात कर लेते हैं कि मकान सूचीकरण के 3 मुख्य पिलर अब कौन से हो गए, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। कि पहला हमको क्या मिलेगा, HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक हमको अलॉट होगा।
अब इसमें हमको क्या तय करना है, परिसर, परिसर कि भैया परिसर इस घर का कितना है। अब इस परिसर में हमको क्या तय करना है, भवन। अभी तक हम लोग ये सीख गए। अब भवन के बाद आएगा इस भवन में कितने सेंसस हाउस हैं, कितनी जनगणना मकान है। तो अभी 3 केसेस हैं, ब्लॉक, प्रीमाइसेस एंड बिल्डिंग। अब बात कर लेते हैं, क्या यह भवन होगा। देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, भवन होगा, नहीं होगा, इसके पास दीवार कहाँ है ना। ये भवन होगा, बिल्कुल दीवार, छत, दरवाजा है, भवन होगा। नेक्स्ट देखें तो जनगणना मकान। हमने परिसर डिफाइन कर लिया, हमने ब्लॉक डिफाइन कर लिया, हमने भवन डिफाइन कर लिया। अब आता है बात जनगणना मकान, सेंसस हाउस। सेंसस हाउस क्या कहलाता है, तो समझिएगा इस बात को। जनगणना मकान भवन का एक हिस्सा हो सकता है, जनगणना मकान पूरा भवन ही हो सकता है। समझिएगा इस चीज़ को, डिपेंड करता है कि उसका उपयोग कैसे हो रहा है। हो सकता है कि एक फादर हैं, उनका एक घर था, 2 भाई हैं, उन्होंने बंटवारा कर लिया, 2 रूम इसके पास है, 3 रूम इसके पास है, दोनों के पास सेपरेट एंट्री अपना है। जब सेपरेट एंट्री है तो व्हाट वी विल काउंट, ये 2 सेंसस हाउस है, एक ये और एक ये, 2 सेंसस हाउस है। तो यहाँ भवन कितना हो जाएगा, 1, सेंसस हाउस कितना हो जाएगा, 2। सेंसस हाउस को हमेशा हम ब्रैकेट में लिखेंगे और भवन को ऐसे ही नॉर्मली लिखेंगे। अब बात समझिएगा, अगर हमको इसके दीवार पे लिखना होता तो भवन को हम ऐसे दिखाते हैं 1 और सेंसस हाउस को ब्रैकेट में 2। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिस्टर राव है, एक मिस्टर सेन है और एक मिस्टर रथ है। ये 3 सेंसस हाउस बना रहे हैं, है ना, अलग अलग इनका मकान है। तो सेंसस हाउस 1, सेंसस हाउस 2, सेंसस हाउस 3। क्लियर है। सेंसस हाउस जब भी आप देंगे जनगणना मकान तो वो 4 अंक का होगा, वो ऑटो जनरेट होगा। हम लोग बातें करेंगे एप्लीकेशन में कैसे वो जनरेट हो रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जनगणना मकान जो है वो क्या है। जनगणना मकान आवासीय भी हो सकता है, गैर आवासीय भी हो सकता है, मिश्रित उपयोग भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, यानी गैर आवासीय है। अब एक और बात समझ लीजिए कि जनगणना मकान जरूरी नहीं है कि हर बार अलग अलग ही हो। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक भवन में कई जनगणना मकान हो सकते हैं, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। जैसे इस वाले पिक्चर को आप देखिए, यहाँ पे पहले केस में, फर्स्ट केस में एक बिल्डिंग है और एक सेंसस हाउस है, क्योंकि केस क्या है, एक ही दरवाजा है इसके पास, एक बिल्डिंग एक सेंसस हाउस, एक बिल्डिंग 2 सेंसस हाउस, 2 सेपरेट एंट्री है अपने पास। समझिएगा, अभी परिवार का केस नहीं आया है, इसको पहले समझ लीजिए। 2 सेपरेट एंट्री हाउस, दरवाजा, तो 2 सेंसस हाउस, एक बिल्डिंग। अब एक बिल्डिंग और इसमें 4 सेपरेट एंट्री, तो ये 4 सेंसस हाउस, 4 जनगणना मकान और एक भवन। एक बात समझिए, अगर हमको इसको नंबरिंग करना रहता सीरियल वाइज, तो ये हो जाता भवन नंबर 1, ये हो जाता भवन नंबर 2, ये हो जाता भवन नंबर 3। वहीं पे अगर इसका हमको सेंसस हाउस मार्क करना होता तो ये हो जाता 0001, ये हो जाता 0002, 0003, ये हो जाता 0004, 5, 6, 7, 4 हो गए, 1 2 3 4, 2 इसमें और 1 इसमें, तो टोटल 7 हमारे क्या हो गए, सेंसस हाउस। क्लियर है। और भवन कितने हो गए, तो 3। जैसे हम मार्किंग करते हैं। आई होप आपको ओवरऑल एक बात समझ में आ गई होगी कि इसको हम क्या कहेंगे। अब देखते हैं एक और केस जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। समझिएगा इस बात को, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और इसमें हमको बताना है कि कौन सा भवन है, कौन सा जनगणना मकान है। तो हम लोगों ने क्या बात किया, प्रेमाइसेस डिफाइन करेगा कि भवन कितना है। तो अगर हमने प्रीमाइसेस 1 तय कर लिया, जैसे अगर ये एक प्रीमाइसेस में है, एक परिसर में है, तो ये भवन कितना, 1। फ्लैट कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लैट कितने हैं, 8, यानी सेंसस हाउस कितने हो गए, 8। क्लियर है। यानी बिल्डिंग 1, सेंसस हाउस 8। किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि ये M कहाँ से आया भाई, तो M को आप घोड़ा, हाथी, बैल जो रखना है रख लीजिए। हो सकता है यहाँ पे लिख दें बिल्ड, यानी बिल्डिंग 1, समझिएगा बिल्डिंग 1, सेंसस हाउस 8।
ये सिंबल है, सरकार आपसे जो सिंबल बोलेगी यूज करने के लिए यूज कीजिएगा। सिंबल नहीं बोलती है यूज करने के लिए तो आप सीधे 1 लिखिएगा और ब्रैकेट में 8 लिखिएगा। क्लियर है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि ये जो 4-4 डिजिट का सेंसस हाउस है, क्या ये भी आपको घरों पे लिखना है? बिल्कुल लिखना है, बाद में आप लिखिएगा जब जाइएगा क्वेश्चन पूछने, जब पता चल जाए कि इतने सेंसस हाउस उसमें हैं, वहाँ लिखिएगा 001, 002 से लेकर 00 जो 8 है, सारे 008 तक आप लिख दीजिएगा कि भाई 00, अगर मान लीजिए 1 to 8 लिखाना तो ऐसा दिखा देंगे हम 0012 0008, इतने सेंसस हाउस फलाने बिल्डिंग में है, बिल्डिंग नंबर 1 में। ठीक है, तो ये एक केस हो गया कि अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो वहाँ पे भी सेंसस हाउस अलग अलग हो सकता है। सवाल एक और बनता है इस पे कि मान लीजिए पूरा एक ही स्वामित्व में है, किसी एक ही आदमी का है, पूरा जो है किसी एक ही आदमी का, और वो कहता है कि मेरा एक ही मकान है और बाकी जितना फ्लैट आपको दिख रहा है उसको आप एक ही सेंसस हाउस घोषित कीजिए। तो आप चुपचाप उसको एक सेंसस हाउस घोषित कर दीजिएगा। उसमें आपको उससे टकराना नहीं है कि नहीं हमको अलग अलग फ्लैट दिख रहा है, हम अलग अलग फ्लैट का अलग अलग सेंसस हाउस देंगे। समझिए इस बात को। अगर इसमें किसी में रेंटर होता और वो अपना चीज़ लिखाता, मकान मालिक वहाँ इंटरफेयर नहीं करता, तो वहाँ पे उस रेंटर को हम मुखिया मानकर वहाँ का जनगणना मकान नंबर देते, बिल्डिंग तो एक ही रहेगा। क्लियर है। बात आगे हम लोग करेंगे कि कहाँ पे हम लोग को इस चीज़ को सोचना है, कहाँ पे नहीं सोचना है। कि अगर मान लीजिए वो कहे, मकान मालिक कह दे कि रेंटर को आपको काउंट नहीं करना है, सारा बिल्डिंग जो है मेरे नाम पे कीजिए, तो इसमें अगर वो समझ जाए तो ठीक है कि स्वामित्व वाली कोई बात नहीं है। इससे स्वामित्व निर्धारण नहीं होगा कि किसका बिल्डिंग है, किसका जो ज़मीन है या किसका बंटवारा है, इससे कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ मकान गिनना है, भवन गिनना है, बस, दैट्स इट। अगला, अगर आप नगर निगम में कहीं काम कर रहे हैं, हो सकता है बहुत साथी जो होंगे वो नगर निगम में काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे केसेस बनते हैं कि मान लीजिए एक मिनट, ओके, कहाँ गया, ओके, हाँ, अगर नगर निगम में हमको काम करना है तो वहाँ पे केसेस बनते क्या हैं कि भाई अपार्टमेंट है, भवन है, और नगर निगम में, समझिएगा, नगर निगम ने क्या किया है, वहाँ पे मार्किंग कर दी है कि नगर निगम बिल्डिंग 1 सेंसस हाउस 1। अगर मान लीजिए 8 फ्लैट हैं और नगर निगम 8 फ्लैट को कर देता है नगर निगम बिल्डिंग 1, नगर निगम बिल्डिंग 2, यानी हर फ्लैट का अलग बिल्डिंग नंबर, भवन नंबर, और हर फ्लैट का अलग सेंसस हाउस, तो आप उसी को यूज़ कीजिएगा। आप अपने दिमाग से फिर जो है दिमाग नहीं लगाने लगेगा कि हम फलाना बिल्डिंग नंबर और जो सेंसस हाउस है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अलग करेंगे। आपको वैसा नहीं करना है। हाँ, आप अलग तब कीजिएगा, मान लीजिए आपको एक HLB मिला और आधे में ही नगर निगम का मार्किंग है, आधे में नहीं है, तो यहाँ पे आप फ्रेश 1 2 3 4 से भवन नंबर देना स्टार्ट करेंगे और पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होता है ऐसा कि कई बार पूरे भवन के फ्लैट्स को अलग अलग भवन भी दे देता है नगर निगम और अलग अलग सेंसस हाउस, तो उस केस में तो भाई हम सिंपल सी बात, जैसा वो लिखा रहेगा वो यूज़ करेंगे। इन केस अगर उस पूरे HLB में कहीं आधा जगह ही नगर निगम का मार्किंग है, बाकी में नहीं है, तो हम अपना मार्किंग करेंगे, 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे और पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। नगर निगम वाला केस क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब अगला, परिवार कौन है भाई। हमारे घर में जनरली जो रहते हैं उसको हम परिवार मानते हैं कि मेरे साथ मेरा भाई रह रहा है ना, मेरी मदर हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, ये सारा मिलाकर एक फैमिली बनाता है। वी ऑल नो दैट कि हाँ भैया ऐसा कुछ होता है। ठीक है। सवाल सिंपल समझिएगा, सवाल, क्या नौकर आपका फैमिली का हिस्सा होगा? तो हाँ, इस वाले केस में नौकर आपके फैमिली का हिस्सा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ परिवार को तय कर रहे हैं साझा रसोई से, कि परिवार वो होगा जो एक रसोई से खाना खा रहा है।
समझिएगा इस बात को, परिवार वो होगा जो एक रसोई से खाना खा रहा है। अगर नौकर आपके ही रसोई से खाना खा रहा है तो वो आपके परिवार का हिस्सा है। अगर नौकर को आपने अलग क्वार्टर बना के उसी प्रेमाइसेस में दे दिया है और वहाँ बना के खा रहा है तो वो आपके परिवार का नहीं, वो अलग हो गया। यानी किचन तय कर रहा है, रसोई तय कर रहा है कि परिवार कौन होगा। याद रखिए, रसोई तय करेगा कि परिवार कौन होगा। अगला कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि परिवार के प्रकार कितने हैं, समझिएगा इस बात को। अब बात आता है कि परिवार के प्रकार कितने हैं। हाँ, तो 3 टाइप के होते हैं परिवार। हाउस होल्ड जो हैं 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सामान्य, नॉर्मल, दूसरा इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत, और तीसरा बेघर, हाउसलेस। इस वाले जो हमारा मकान सूचीकरण चल रहा है HLB वाले गणना, मतलब जहाँ मकान हम गिन रहे हैं उसमें बेघर वालों को काउंट नहीं करना है, इनकी गिनती नहीं होगी। अब बात करते हैं सामान्य परिवार कौन होगा, संस्थागत परिवार कौन होगा। परिवार के प्रकार आपको पता चल गया। तो सिंपल सी बात है, सामान्य परिवार, समझिएगा इस चीज़ को, सामान्य परिवार वो लोग होंगे जो एक जगह रह रहे हैं, एक रसोई से खाना खा रहे हैं और सरकार से रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे वो संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक, इस चीज़ को समझिएगा। जब आप सामान्य परिवार चुनिएगा तो वहाँ पे सदस्यों की संख्या 20 से ज़्यादा आप फॉर्म में नहीं डाल सकते हैं। जब आप संस्थागत परिवार चुनिएगा तो वहाँ पे सदस्यों की संख्या 9,999 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इस चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे कि कहाँ पे इस नंबर को डालना है, जब हम लोग एप्लीकेशन में फॉर्म भरेंगे उस समय इसको बात करेंगे। अब ये एक स्थिति समझिए कि क्या ऐसा परिवार होगा कि जैसे मान लीजिए पति पत्नी है, हस्बैंड और वाइफ है, दोनों बाहर से लंच मंगा रहे हैं, है ना, दोनों नौकरी करते हैं, दोनों बाहर से लंच मंगा रहे हैं और खा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या बात किया था कि किचन, है ना, किचन, लेकिन यहाँ किचन ही नहीं है। तो याद रखिए सोर्स क्या है खाने का। अगर एक ही सोर्स से लोग खाना खा रहे हैं तो वो परिवार के हिस्सा होंगे, वो परिवार फॉर्म करेंगे, ठीक है, वो परिवार बनाएंगे। यानी लोग एक मकान में साथ में रह रहे हैं, किचन में खाना नहीं बन रहा है, बाहर से खाना मंगा रहे हैं, तो निष्कर्ष क्या होगा कि वो सामान्य परिवार है। यानी किचन घर में हो या टिफिन से आए, साझा स्रोत खाने का क्या है वो परिवार बनाता है। चलिए, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। संस्थागत परिवार क्या है? तो संस्थागत परिवार में असंबंधित लोग होते हैं, जैसे जैसे जेल जो है, इसमें क्या लोग जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, इधर उधर से कहीं से भी पकड़ के आते हैं, किसी भी केस में पकड़ के आ गए तो वो जुड़े हुए नहीं हैं। अब ये मत कहिएगा कि 2 भाई एक ही साथ मर्डर करके चला गया तो सर 2 को जुड़ा हुआ है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो असंबंधित लोग जब एक साथ रह रहे हैं किसी संस्था में और वो सरकार से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, तो हम उसको संस्था घोषित करेंगे और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उसको संस्थागत परिवार घोषित करेंगे, क्योंकि वो रसोई क्या करेंगे, साझा ही शेयर करेंगे, साझा रसोई ही शेयर होगा। ऐसा थोड़े है कि भाई जो चोर है, मुजरिम है, वो कहेगा कि नहीं हम नहीं खाएंगे ये वाला खाना। चाहे हॉस्टल में कोई बच्चा होगा तो कहेगा नहीं हम अपना अलग बनाएंगे, हम नहीं खाएंगे। जैसे ही वो अलग बनाएगा वो सामान्य परिवार की कैटेगरी में चला जाएगा। जब एक साथ आप खाना खा रहे हैं, सरकार से रजिस्टर्ड हैं, तो आप संस्थागत परिवार हैं। क्लियर? संस्थागत परिवार में एक्सेप्शन वही जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। मान लीजिए वार्डन है, स्टाफ है, अगर वो एक साथ किचन शेयर कर रहा है, जो भी इनमेट्स वहाँ रहते हैं, जो भी लोग वहाँ रहते हैं, तो वो संस्थागत परिवार के हिस्सा होंगे। मान लीजिए कुक अपना अलग खाना बनाता है, वार्डन अपना अलग खाना बनाता है, यानी क्लियर लॉजिक है। अगर खाना एक साथ खा रहा है, वो मैनेजर है, वार्डन है, कुक है, तो वो संस्था का हिस्सा होगा, संस्था के परिवार में आएगा। अगर उसका खाना अलग बन रहा है, उसका खाना अलग बन रहा है, क्वार्टर अलग है, तो वो अलग परिवार बनाएगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। एक पीजी केस भी होता है कि मान लीजिए एक पीजी है, उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं तो संस्था ही हो जाएगा। अगर सरकार से रजिस्टर्ड है और कॉमन किचन है तो संस्थागत परिवार होगा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो सामान्य परिवार होगा। याद रखिएगा, कोई कॉमन किचन नहीं है तो अलग अलग सामान्य परिवार बनाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा।
एक केस हम लोगों ने बात किया था कि इस वाले में किसको हमको कवर नहीं करना है, तो बेघर परिवार को हम लोग को कवर नहीं करना है, बेघर वालों को हम लोग को काउंटिंग नहीं करना है। जैसे जो बंजारा घूमते हैं, टेंट गिरा लिए, कोई पाइप में रह रहा है, उनको हमको काउंट नहीं करना है। जो सड़क किनारे हैं, फुटपाथ पे हैं, जिनका खुद का ज़मीन नहीं है, जिसका प्रीमाइसेस हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसको हमको नहीं काउंट करना है। तो अब आई थिंक आपको जो सामान्य परिवार है, जो संबंधित रिलेटिव्स हैं, जो हाउस होल्ड हैं, उसमें डिफरेंसेस आप कर सकते हैं। ये भी एक ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके 4 दिन के लिए कोई रिलेटिव आपके घर आए तो आपके परिवार का हिस्सा नहीं हो जाएगा। कोई सगे संबंधी अगर कुछ दिन के लिए आ रहे हैं तो वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं होंगे। अगला है कि भवन वर्सेस जनगणना मकान। भवन क्या है, जनगणना मकान क्या है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। एक भवन में कई दरवाज़ा हो सकता है, ठीक है, इसको आप समझ के रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर आपका एक जनगणना मकान है, उसमें भी कई दरवाजे हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट दरवाज़ा होना चाहिए, सेपरेट एंट्री होनी चाहिए, ये मायने रखता है। अब समझिएगा, यहाँ पे कोई क्षेत्र है, वहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग लोग अपना घर बनाकर रहे हुए हैं। तो ये बिल्डिंग नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अलग अलग बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग का हमने क्रमांक दे दिया, भवन का क्रमांक दे दिया। अब इसमें सेंसस हाउस मकान, जनगणना मकान कितना है, तो पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3 है। 3 इन द सेंस ये क्रमांक बढ़ रहा है, सेंसस हाउस तो एक ही है। इसमें भी एक सेंसस हाउस, 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 और इसमें 2 सेंसस हाउस, इसमें 3 सेंसस हाउस। समझिएगा इस बात को, यानी कि पहले में जनगणना मकान 1, दूसरे में जनगणना मकान नंबर 2, तीसरे में जनगणना मकान नंबर 3, चौथे में जनगणना मकान नंबर 4, पाँचवें में 2 सेंसस हाउस हैं, इसीलिए 5वें नंबर भवन में जनगणना मकान 5 और 6, छठे में 3 सेंसस हाउस हैं, इसीलिए यहाँ पे 7, 8, 9, यानी जनगणना मकान भवन से ज़्यादा हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता था कि 5वें वाले केस में यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बात करें कि ये जो मकान मालिक होता है वो कहता है कि मेरा दोनों है, मतलब सिंपल ये दोनों मेरा ही है, हमको एक ही सेंसस हाउस चाहिए, एक ही सेंसस हाउस चाहिए। तो आप ये नहीं कहोगे कि तुम्हारा फ्लैट अलग अलग है तो हम सेंसस हाउस डिवाइड कर देंगे। वो डिपेंड करता है परिवार पे। अगर मान लीजिए इसी में हम लोग आगे देखेंगे कि परिवार कैसे बांट रहा है, तो परिवार का कॉन्सेप्ट इसीलिए सेंसस हाउस में आता है कि परिवार, अगर वो कहें कि हम एक ही परिवार है, हमारा एक ही फैमिली है, तो ये पूरे बिल्डिंग में आप एक सेंसस हाउस चुपचाप दे दीजिएगा। अगर इसका मकान मालिक कहता कि ये वाला और ये वाला मेरा है, हम एक ही फैमिली का है, तो ये दोनों के लिए एक सेंसस हाउस होता और इसके लिए एक सेंसस हाउस, यानी कि इस केस में 6:2 आप लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 सिर्फ लिखा है, इसका मतलब एक सेंसस हाउस है और एक बिल्डिंग है। और अब यहाँ पे हम देखें कि भवन वर्सेस जनगणना मकान का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि अगर एक भवन है, मान लीजिए बिल्डिंग हमारा एक है, किसी पिता के 2 बेटे थे, दोनों अपना अपना परिवार लेकर अलग रहने लगे, और उस बिल्डिंग में 5 कमरा था, उस बिल्डिंग में 5 कमरा था, ठीक है। 5 कमरा यानी कि 2 कमरा एक भाई के पास आ गया और 3 कमरा एक भाई के पास आ गया। यहाँ परिवार कितना हो गया, 2, मुखिया इसमें आएगा 2, मुखिया का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे बात करेंगे, अभी परिवार समझते हैं। अब ये परिवार, ये भाई जो है, इसका एक रसोई होगा अलग, यानी कि एक स्रोत डिफाइन किया हमको, एक परिवार, तो ये परिवार ये 2 रूम लेके रह रहा है और ये परिवार ये 3 रूम लेके रह रहा है, तो यहाँ भवन 1 होगा और जनगणना मकान 2, समझिएगा। अगर मान लीजिए ये भवन नंबर 1 था, भवन नंबर 1 था क्रमांक के मामले में, तो यहाँ पे जनगणना मकान नंबर 0001 0002, क्लियर है। एक भवन 5 कमरे 2 अलग परिवार रह रहे हैं, यानी कि एक भवन 2 जनगणना मकान होता। अगर मान लेते 4 भाई और चारों जो है एक एक रूम लेके रह रहे हैं और चारों का परिवार उसी रूम में अपना खाना वाना बना रहा है, सब कर रहा है, सोर्स उसका एक हो गया, चारों भाई का अलग अलग सेपरेट एंट्री हो गया, अलग अलग उसका रूम हो गया। और जो मकान वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई छत दीवार, भवन वाला कॉन्सेप्ट छत दीवार और दरवाज़ा वो है, यानी कि सबको एक एक सेंसस हाउस मिलता, यानी कि यहाँ पे एक भवन तो एक ही है, एक ही परिसर में है, और मकान कितने हो जाते हैं, जनगणना मकान 4 भाई के केस में 4 हो जाते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एक और चीज़ आपके दिमाग में यहाँ पे आ सकता है कि मान लीजिए सर एक सोसाइटी है, जैसे वास्तु विहार सोसाइटी, चाहे कोई भी सोसाइटी, वहाँ तो एक प्रीमाइसेस सोसाइटी वाला अपना कैंपस बनाता है और उसके अंदर बहुत सारे बिल्डिंग्स बने होते हैं जिसमें फ्लैट होता है या फिर सिंगल कोई भवन हो सकता है।
उस केस में जो फ्लैट वाला बिल्डिंग है उसको आप एक भवन मानेंगे, और इंटीरियर में जो कोई खरीद करके एक 3 BHK बंगलो ले लिया चाहे 2 BHK बंगलो ले लिया उसको एक भवन मानेंगे। यानी दोनों अलग अलग भवन होगा, और इनका प्रीमाइसेस, इनके आसपास का जो उपयोग का जगह होगा वो होगा, ना कि इस पूरे वास्तु विहार को आप एक प्रीमाइसेस कंसीडर कीजिएगा। क्लियर? परिसर का पहेली, इसको समझ लीजिए। जैसे हम लोगों ने पहले बात किया था, एक हॉस्टल है, इसमें हॉस्टल में सारे बच्चे रह रहे हैं। अगर ये वार्डन इसी में रहता तो ये इसके परिवार का सदस्य होता, अगर ये कुक इसी में रहता, इसी से खाना खाता तो इसका सदस्य होता। लेकिन यहाँ वार्डन जो है वो क्या कर रहा है, एक घर बना कर रख रहा है, वो कुक है, इसको एक क्वार्टर मिला हुआ है, यहाँ पे ये खाता पीता है सब। तो ये परिसर तो एक होगा, यहाँ एक परिसर यानी कि एक भवन, एक बिल्डिंग, लेकिन सेंसस हाउस 1 2 3, सेंसस हाउस कितना हो गया 3। यानी यहाँ पे हम कैसे दर्शाएंगे, एक भवन 3 सेंसस हाउस। क्लियर है? एक 4 दीवारी है, एक प्रीमाइसेस के अंदर है तो भवन एक, लेकिन अगर वहीं पे जो वार्डन है, कुक है, अगर वो अपना खाना का स्रोत अलग कर लिए हैं, अलग क्वार्टर है उनके पास, तो वहाँ पे जनगणना मकान 3। अब आगे समझिए। एक परिवार है, एक और सिनेरियो ले लीजिए। एक परिवार है, कई ढांचे हैं उसके अंदर, प्रीमाइसेस के अंदर कई स्ट्रक्चर हैं। जैसे कि एक आवास है, समझिएगा, एक आवास है, एक मिनट, एक आवास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक टॉयलेट है, एक बैठक है, एक किचन है और एक आवास रहने वाला। याद रखिए, स्ट्रक्चर में अगर मुख्य घर यानी रेसिडेंस, रसोई, शौचालय और बैठक होगा, ये सारा मिलाकर एक सेंसस हाउस बनाता है, एक सेंसस हाउस बनाता है, एक मकान, जनगणना मकान बनाता है। यानी ये एक्सेप्शन है, कहीं भी अगर किचन, बैठक, टॉयलेट और मेन रेसिडेंस आपको मिल जाए, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक भवन और एक जनगणना मकान देना है। यहीं पे आगे हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लीजिए गौशाला होता या फिर उसका गैराज होता तो इसको आप अलग अलग सेंसस हाउस देंगे। सिर्फ अगर बैठक, टॉयलेट और किचन होगा तो इसको आप देंगे। अब मान लीजिए अब किसी के पास एक बहुत बड़ा दलान है और उसी के कंपाउंड में है और उसमें बहुत सारे कमरे हैं और वो कहे कि ये मेरा बैठक है, उस केस में आप इसको जनगणना मकान नंबर नहीं देंगे, क्योंकि वो उसी प्रीमाइसेस में है और उसके आवास के साथ लगा हुआ है और ये क्लेम कर रहा है कि ये मेरा बैठक है। तो बैठक, टॉयलेट, किचन जो होगा वो आवास के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो आप उसको एक भवन, एक जनगणना मकान दे देंगे। क्लियर? अगर मान लीजिए कि इसी में एक काउसेड रहता, गौशाला रहता और उसी में एक मान लीजिए अलग दुकान का स्ट्रक्चर रहता, उस केस में यहाँ सेंसस हाउस 2 हो जाता, सेंसस हाउस 3 हो जाता और ये पूरा मिलाकर एक सेंसस हाउस हो जाता। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भवन 1 हो जाता और सेंसस हाउस 3 हो जाता। लेकिन अभी बात करें यहाँ पे किचन, टॉयलेट और बैठक है और मेन आवास है सिर्फ, तो ये सिर्फ एक सेंसस हाउस और एक भवन होगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब है मिश्रित उपयोग अगर हो जाए, जो अभी हम लोगों ने पिछले ही स्लाइड में बात कर लिया कि मिश्रित उपयोग हो जाए तो क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसके पास मेन रेसिडेंस है और किचन है, तो ये दोनों मिलाकर तो एक ही बनाएगा, तो एक सेंसस हाउस हुआ, एक भवन हुआ, प्रीमाइसेस एक ही है। इसी प्रीमाइसेस में इसका कार्यस्थल भी था, वर्कशेड भी था और गौशाला भी था, तो गौशाला को एक देंगे और जो कार्यस्थल था उसको भी एक सेंसस हाउस देंगे। यानी कि एक प्रीमाइसेस में बिल्डिंग तो एक हो गया और सेंसस हाउस कितने हो गए, जनगणना मकान 3 हो गए। ये केस आप समझ लीजिएगा। अगला, अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया? रसोई का नियम कि रसोई कैसे परिवार को डिफाइन करेगा, बेघर का नियम कि बेघर को हमको इंक्लूड नहीं करना, मकान का नियम, ढांचा जो हो कितना भी हो, उपयोग जो परिवार तय कर रहा है उससे मकान की हम लोग गिनती करेंगे, है ना। ढांचा हो सकता है कि भाई 1000 हो, अगर वो उपयोग करने वाला परिवार एक है तो वहाँ पे हम कहेंगे कि इस प्रीमाइसेस में एक, समझिएगा, इस प्रीमाइसेस में एक भवन है और एक जनगणना मकान है। यानी अभी तक हम लोगों ने सीख लिया कि प्रीमाइसेस क्या होता है, बिल्डिंग क्या होता है, जनगणना मकान क्या होता है, इसके बीच में अंतर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख गए हैं। यानी एक भवन हो, अनेक मकान हो सकता है, दरवाज़ा तय करेगा पहचान। एक भवन, अनेक मकान, दरवाज़ा तय करेगा पहचान। बिल्कुल, दरवाज़ा अगर सेपरेट है
एक एक रूम ही क्यों ना हो, अगर परिवार वहाँ पे अलग हैं तो वो क्या होगा, अलग अलग सामान्य परिवार, अलग अलग सेंसस हाउस हो जाएगा और बिल्डिंग एक ही होगा। क्लियर है। हो सकता है कि वो आवासीय हो, गैर आवासीय हो सकता है। अगर मान लीजिए वो कहे कि मेरे हर एक स्ट्रक्चर को आप अलग अलग सेंसस हाउस दें, उस केस में बाकी जो सेंसस, एक तो उसको आवास का दे देंगे और बाकी जो स्ट्रक्चर रहेगा अगर कहीं और है तो उसको हम लोग किस हिसाब से देंगे, गैर आवासीय सेंसस हाउस। अगला किचन वाला रूल भी हम लोग समझ गए कि सर्वेंट क्वार्टर अगर अलग होगा तो अलग अलग जनगणना मकान हो जाएगा। अगर एक ही साथ खाना खा रहा है तो परिवार भी एक होगा और जनगणना मकान भी एक होगा। अब एक केस स्टडी जटिल शहरी क्षेत्र में, अगर मान लीजिए बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, सटे हुए हैं, जैसे एक ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 12 सेंसस हाउस है, 12 परिवार हो गए, तो एक बिल्डिंग 12 सेंसस हाउस। यहाँ पे बिल्डिंग नंबर 2 में एक सेंसस हाउस, बिल्डिंग नंबर 3 में, जैसे ये बिल्डिंग नंबर 3, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिल्डिंग नंबर 4, बिल्डिंग नंबर 3 में एक सेंसस हाउस, बिल्डिंग नंबर 4 में एक सेंसस हाउस, बिल्डिंग नंबर 5 में 3 सेंसस हाउस। क्यों 3 सेंसस हाउस, एक तो इसका आवास हो गया, बिल्डिंग नंबर 5 का एक सेंसस हाउस जो इसमें रह रहा है, एक ये अपने सर्वेंट का क्वार्टर बनाया हुआ है, नौकर का क्वार्टर, तो इसको एक सेंसस हाउस, और एक इसका गैराज है तो इसको एक सेंसस हाउस। तो बिल्डिंग नंबर 5 में 3 सेंसस हाउस है, बिल्डिंग नंबर 4 में एक सेंसस हाउस है, इसीलिए हमको वो ब्रैकेट में देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्डिंग नंबर 3 में भी एक है, इसलिए ब्रैकेट नहीं है। बिल्डिंग नंबर 2 में भी एक है तो इसमें भी ब्रैकेट नहीं है। बिल्डिंग नंबर 1 में 12 सेंसस हाउस है, 12 हाउस होल्ड रह रहे हैं, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का एक केस स्टडी है। मान लीजिए यहाँ पे एक इसका आवास हो गया, एक इसका किचन हो गया और एक इसका सपोज बैठक हो गया। ठीक, तो आवास किचन बैठक, ये 3 मिलाकर कितना सेंसस हाउस बनाएगा, एक। इसके अलावा यहाँ पे ये नॉन रेसिडेंशियल एक गैर आवासीय उसका घर है तो इसका एक सेंसस हाउस 2, और यहाँ पे गौशाला है तो इसका एक सेंसस हाउस 3, यानी भवन कितना, एक, प्रीमाइसेस एक था और सेंसस हाउस कितना, 3। अब यहाँ बिल्डिंग नंबर 2 देखते हैं, एक बाहर बिल्डिंग है, मान लीजिए ये बिल्डिंग क्रमांक 1 था, भवन क्रमांक 1, ये भवन क्रमांक 2 है, तो इसके पास सिंपल एक ही घर है, कोई बंटवारा नहीं है, एक समान परिवार है, तो बिल्डिंग नंबर 2 और सेंसस हाउस 1। अब यहाँ पे सेंसस हाउस नंबर इसको कितना मिलेगा, 004। क्यों, क्योंकि 001, 002, 003, 0004, यानी 0004 जो है इसको सेंसस हाउस मिलेगा क्योंकि ये चौथे नंबर पे है क्रमांक में। अगला केस बात करें, हेड ऑफ द हाउस, मुखिया कौन होगा भाई, घर का मुखिया कौन होगा। तो नियम सिंपल है, घर का मुखिया वो इंसान होगा, घर का मुखिया वो इंसान होगा जिसको परिवार तय करेगा। यहाँ पे हमको लिंग, आयु, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, किसी भी आयु का हो, अर्निंग हो नहीं हो, जिसको परिवार कहेगा कि ये मेरा डिसीजन मेकर है वो मेरा मुखिया होगा। भले ही मेरी छोटी बेटी है, अगर वो कहेगी कि हम ये करेंगे और परिवार उसको मानता है तो शी विल बी दी हेड ऑफ द हाउस। अगर आपको परिवार वहाँ पे जब आप पूछने जाएंगे और कहेगा कि ये मुखिया है हमारा, तो उसका चुपचाप आप नाम लिखिएगा, बस नहीं कीजिएगा कि आप बड़े हैं। जनरली तो लोग बड़े लोगों का ही लिखाएंगे, बट अगर ऐसा होता है तो आप चुपचाप उसका नाम लिखिएगा, वही उसका मुखिया होगा। संस्थागत परिवार में कौन मुखिया होगा, तो याद रखिए जो प्रभारी व्यक्ति होगा वो होगा उसका मुखिया, और संस्थागत परिवार में हमको मुखिया का नाम में उसका पोस्ट लिखना है, मुखिया के नाम में उसका पोस्ट लिखना है ताकि उसका जेंडर सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, याद रखिए संस्थागत परिवार में जो भी हेड होगा, मुखिया होगा, उसका पोस्ट आप पूछिएगा और पोस्ट लिखिएगा। अगर मैनेजर वहीं निवास करता है, पहले भी हम लोग बात किए थे, तो वहाँ के वो हेड होगा, नहीं होगा तो जो इंचार्ज बना के गया होगा वो वहाँ का हेड होगा। मुखिया वही बनेगा जो उस परिवार में रहता है। परिवार को हमने डिफाइन किया था, रसोई थे, याद कीजिए कि रसोई अगर अलग है तो परिवार अलग है, यानी कि अगर मैनेजर वहाँ नहीं रहता है तो उसका परिवार अलग है, तो वो वहाँ का मुखिया काउंट नहीं होगा। जो वहाँ रह रहे होंगे उसमें से कोई एक मुखिया बनेगा, चाहे वो सर्वसम्मति से कोई, मान लीजिए कोई मुजरिम ही है, चोर है, और लोग कहें कि इसी में से मेरा मुखिया है, इसी में से कोई मॉनिटर होगा, तो वही वहाँ का मुखिया होगा। एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, अगर निवासी नहीं है तो कोई भी वहाँ का निवासी जो होगा वो वहाँ का हेड ऑफ द हाउस होल्ड होगा, हेड जो मुखिया संस्थागत परिवार का मुखिया होगा।
एचएलओ में किसको शामिल करना है, किसको नहीं करना है, तो जो सामान्य निवासी हैं उसको शामिल करना है। जो टेम्प्रोरी, जैसे कोई कमाने चला गया है कुछ दिन के लिए, कोई आपका बच्चा बाहर पढ़ने चला गया है, वो शामिल होगा। बाहर किसको रखेंगे, टेम्प्रोरी जो विजिटर है उसको हम लोग बाहर रखेंगे। जैसे उसको हम परिवार का सदस्य नहीं बताएंगे, जैसे कोई मौसी आ गई, चाची आ गई, आपके घर पे घूमने कोई आ गया, जैसे कोई मौसी का लड़का है वगैरह एंड ऑल, तो उसको हम टेम्प्रोरी विजिटर काउंट करेंगे, उसको अपने परिवार का सदस्य नहीं बताएंगे। जो डिप्लोमेट्स है, अगर मान लीजिए शहरी क्षेत्र में आप कर रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहाँ पे अगर जो डिप्लोमेट्स हैं, जो बाहर के राजदूत हैं, उनका काउंटिंग इसमें नहीं होगा। नंबरिंग का रास्ता क्या है, तो नंबरिंग जो है आपको सरपेंट स्टाइल में करना है। सबसे पहले आपको दिशा तय करना है नॉर्थ। एक मिनट, सबसे पहले आपको दिशा तय करना है नॉर्थ। दिशा आपका नॉर्थ तय हो जाएगा तो आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है नॉर्थ वेस्ट से, यानी उत्तर पश्चिम से। उत्तर पश्चिम से स्टार्ट करना है और ख़त्म करना है साउथ ईस्ट में, यानी दक्षिण पूर्व में। याद रखिए, अपने एचएलवी में उत्तर पश्चिम का पहला घर आप काउंट करेंगे, फिर सांप के स्टाइल में कोशिश करेंगे नीचे की तरफ दक्षिण पूर्व तक आने का। गलती नहीं करेंगे ये, ठीक। सर्पाकार आकार में आना है, कई बार सर्पाकार नहीं बनेगा तो वहाँ दिमाग यूज़ करेंगे। और नजरी नक्शा में जैसा कि मैंने आपको बताया है या फिर बताया जाएगा कि कैसे काउंटिंग करनी है, कैसे सांप की तरह चलेंगे, अगर सांप नहीं बन रहा तो कैसे तीरों का इस्तेमाल करेंगे। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक घर है, एक यहाँ घर है, फिर यहाँ घर है, ये एक ब्लॉक आपने ऐसे बनाया, ये रोड है, आपने ऐसे काउंट किया, ऐसे काउंट किया। अब यहाँ से आप नीचे की तरफ आ गए, समझिएगा, तो यहाँ पे आप तीर से दिखा देंगे नजरी नक्शा में कि हम नीचे आ रहे हैं। फिर इसको काउंट किया, फिर यहाँ से आप इधर चले गए, है ना। मान लीजिए इधर तालाब था इनकेस, तो आप जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे तीर का इस्तेमाल करेंगे नजरी नक्शा में, ताकि आपको पता रहे कि किस भवन का काउंटिंग मैंने पहले किया है, किस भवन का काउंटिंग मैंने बाद में किया है। वो आपको भवन का नंबरिंग इनिशियल में जब नजरी नक्शा बनाएंगे उस समय देते हुए उसी तरह तीर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि बाद में जब आप क्वेश्चन पूछने जाएं, सेंसस हाउस पता करने जाएं, उस समय आपको आसानी हो। चलिए, निर्माणाधीन भवन को नंबर दें या नहीं दें, सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपसे कहे कि सर मेरे 4 दिन में हम छत ढाल देंगे, इसको नंबर दे दीजिए। ना 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 ना, बिल्कुल उस समय नंबर नहीं दीजिएगा जब तक उसको छत नहीं मिल जाए। अगर छत रहेगा तो नंबर देंगे, नहीं रहेगा तो नंबर नहीं देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। अब सवाल आता है तो क्या उसको नंबरिंग नहीं मिलेगा? मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर मान लीजिए 31 तारीख मई तक है, अगर वो बीच में 20 को बना लिया, 27 तक बना लिया, आपको कॉल किया कि सर मेरा घर बन गया है, आइए थोड़ा देख लीजिए, तो उस केस में आप जाएंगे वहाँ पे और उसको नंबरिंग देंगे। कैसे नंबरिंग देंगे आगे हम लोग बात करेंगे। अब समझिएगा, अगर जहाँ पे सांप नहीं बन रहा है काउंटिंग में, तो यू टर्न का रूल अपनाएंगे, मतलब रोड के साथ चलेंगे। जैसे जैसे रोड चल रहा है वैसे वैसे चलेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ प्लेस हुआ तो पहले ऐसे हम घर को गिनते आएंगे, फिर इसी लाइन में ऐसे इस घर को गिनते आएंगे, फिर जब आगे घूमेंगे तो हम ऐसा तीर लगाएंगे, फिर इस लाइन में ऐसे घूमते आएंगे, फिर इस लाइन में ऐसे घूमते जाएंगे। तो हमको रोड का एक्सिस पकड़ना है, जहाँ पे हमसे सांप नहीं बन रहा है, तो रोड के हिसाब से हम चलेंगे और तीर से नजरी नक्शा में दिखाते रहेंगे कि ऐसे हम रोड से मूव कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक पजल्ड है, मान लीजिए ये उत्तर पश्चिम होगा। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हम इधर आए तो हम एक ही तीर इधर दे दिए, हम इधर पहले गए तो एक तीर इधर दे दिए, यहाँ से हम इधर गए तो हम इधर दे दिए। एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, है ना। तो नजरी नक्शा में हमको ऐसे बनाना है, जैसे कि इधर से हम इधर जाएंगे, इधर से हम इधर जाएंगे, फिर इधर से अगर हम यू टर्न लेंगे तो हम बताएंगे कि यू टर्न ले रहे हैं, वगैरह एंड ऑल। इसी हिसाब से नजरी नक्शा में हम सारा डिटेल को दिखाएंगे। तो हमको डिपेंड नहीं होना है कि सांप बनाना ही बनाना है, अगर नहीं बने तो हम तीर का इस्तेमाल करके नजरी नक्शा अपना अच्छे से देख सकते हैं। जो आपको किताब मिली होगी उसमें पेज नंबर 38 पे एक सैम्पल मैप दिया होगा, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नजरी नक्शा में वो मैप कैसे यूज़ हो रहा है। अर्बन जंगल है, चौराहा है, भाई आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे काउंटिंग करें, तो चुपचाप जिस एक्सिस पे आप लोग चल रहे हैं, जिस एक्सिस रोड एक्सिस पे आप चल रहे हैं, उसी रोड एक्सिस को फॉलो करेंगे और काउंटिंग करते जाएंगे।
बाजार का टेंट है, बहुत दिन से भाई वहाँ रखा हुआ है, वो बेचता है, वहीं पे सोता है, तो उसका आप नंबरिंग करेंगे। याद रखिए, अगर बाजार में कोई घर है, उसमें दुकान भी है, उसी में वो रह भी रहा है, तो आप उसका नंबरिंग करेंगे, भले ही वो टेंट ही क्यों ना। अब आ गया ना घर छूटने वाला, कि घर छूट गया है, वो लेकर के आए कि हम तो बना लिए हैं सर, मेरा नंबरिंग कीजिए। तो आप बात समझिएगा, आपके एरिया में मान लीजिए 70 घर था, आपने 70 का काउंटिंग कर लिया, और इस 70 में आपको पता चला कि 170, इस 70 में आपको पता चला कि 170 आपको क्या मिले, जनगणना मकान। 170 भवन और 170 जनगणना मकान, यानी कि 0170 आपका लास्ट नंबर होगा जनगणना मकान का। अब किसी ने बोला कि सर मेरा घर रेडी हो गया है, अब इसका काउंटिंग कर लीजिए। तो जब आप काउंटिंग करने जाइएगा, तो जो लास्ट वाला घर होगा, उसके घर के पीछे वाला, उसमें 1 बटा करके लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए इसका घर 11वें नंबर पे बना, ठीक, तो 11वां नंबर तो किसी को अलॉटेड है, 11 नंबर तो इसको नहीं देंगे, तो लास्ट में जो 10 नंबर था उसके बटा 1 करके हम इसको दे देंगे। अब ये हो गया इसका भवन नंबर, ये हो गया भवन नंबर। जनगणना मकान नंबर कितना होगा, तो जो लास्ट हम दे चुके थे 70वें घर को, उसके बाद वाला, यानी 70वें को कितना मिला था, 0170, यानी इसका जनगणना मकान हो जाएगा 0171। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो जब भी मकान कोई बीच में छूट जाए, तो सब नंबर हम उसके पिछले मकान में बटा 1 करके देंगे। अगर मान लेते कोई कहता है कि सर यहाँ 4 मकान होता तो 10/2, 10/3, 10/4, और वैसे ही जनगणना मकान नंबर 71, 72, 73, 74 हो जाता। मान लीजिए इसके बाद कहीं 12 के बाद छूटा हो तो 12/1, ठीक है। इस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे। अब कहीं कहीं दीवार पे आपको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक सैंपल दिया हुआ है कि CN का मतलब क्या है, ये सिंबॉलिक है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। सरकार अगर कहती है कि CN की जगह H लिखना है तो आप H लिखिएगा। 1 नंबर दिखा रहा है कि 1 भवन है, 2 नंबर दिखा रहा है ब्रैकेट में कि 2 उसमें जनगणना मकान है। क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर बता रहा है कि 1 भवन और 2 जनगणना मकान। जनगणना मकान हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। पहली बार जब हम जाएंगे तो उसके दीवार पे 1 लिख देंगे, ताकि हमको पता रहे कि ये भवन नंबर 1 है, भवन नंबर 2 है। अब जब हम काउंटिंग करेंगे, पता चला इसमें 3 भाई हैं, तो यहाँ पे जनगणना मकान 3 आ गया, और पहली बिल्डिंग में है तो 0001, 0002, 0003, ये सेंसस हाउस इसको मिल गया है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0001, 0003, ये इस वाले में है। एक सिंबॉलिक आपने इसको इसके दीवार पे मार्कर से लिख दिया, मार्कर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंबल्स हम ऐसे यूज़ करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। HLO ऐप में जो 3 चीज़ हम आपको बता रहे हैं, लाइन नंबर होगा सबसे पहले, वो है सीरियल नंबर 001। लाइन नंबर 3 अंक का होगा, ये कभी नहीं रुकेगा, ये क्रमांक है, जितने फॉर्म खुलेंगे उतने क्रमांक बढ़ते जाएंगे, ये कभी नहीं रुकेगा। फॉर्म डिलीट कीजिए, जो कीजिए, वो सीरियल नंबर बढ़ेगा। दूसरा है बिल्डिंग नंबर, बिल्डिंग 20 अंक तक आप डाल सकते हैं। सपोज हम बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए सरकार कहता है बिल्डिंग +1 डालिए, तो बिल्डिंग के बाद आप 1 लिखिएगा, है ना। नहीं तो जनरली हम 1 2 3 4 करके जाएंगे, इसमें 20 कैरेक्टर आ सकता है, इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्या, जनगणना मकान नंबर, सेंसस हाउस नंबर, तो ये 4 अंक का होगा, 0001 से शुरू होगा और वैसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, फ्लो में आराम से आप एक एक जनगणना भवन पे जाइए, भवन गिनिए, सेंसस हाउस, आराम से आपका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। कोई गलती नहीं कीजिए, कोई गलती होगा ही नहीं। तो इस हिसाब से हम लोग पहुंच गए हैं कि भाई भवन क्या होता है, जनगणना मकान क्या होता है, परिवार के बेसिस पे, रहने के स्थिति पे, खाना की स्थिति पे, ये सारा हम लोगों ने हाउस होल्ड मुखिया की स्थिति पे सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब आप इजीली भवन में सेंसस हाउस निकाल सकते हैं, और यही अपना काम था। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आपको पता है, अच्छा लगा होगा तो बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, समझिए और सीखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एप्लीकेशन पे हम लोग कैसे डाटा को भरेंगे, एप्लीकेशन पे हमको लॉगिन कैसे करना है, कौन से वो 34 क्वेश्चन हैं उसको हम कैसे टैकल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।